गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, एक बार फोन है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि यूरिन का फॉर्मेशन वृक्क में पाई जाने वाली वृक्क नलिकाओं में होता है, जिनकी संख्या एक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख होती है। ठीक है। और इन वृक्क नलिकाओं में जब यूरिन या मूत्र का निर्माण हो जाता है और वो निर्माण होने के पश्चात किस तरह से उसका एलिमिनेशन होता है, निष्कासन होता है और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये संपूर्ण मैंने मैकेनिज्म को 3 चरणों में या 3 स्टेप में बांटा था। पहला स्टेप था जिसका नाम दिया गया था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या सूक्ष्म निस्यंदन या परा निस्यंदन। दूसरा स्टेप था सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, चयनात्मक या वर्णात्मक पुनर्अवशोषण। और तीसरा स्टेप था सीक्रेशन, जिसे हम श्रावण कहते हैं। क्या कह रहे होते हैं? जिसे हम श्रावण कह रहे होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था वो बोमेन कैप्सूल से शुरू होगा। प्रत्येक जो वृक्क नलिका है उसका आरंभ या शुरुआत कहाँ से होती है? एक चौड़े प्याली के आकार की संरचना से, जिसका नाम मैंने बताया था बोमेन कैप्सूल। और उस बोमेन कैप्सूल के अंदर केशिका गुच्छ पड़ा रहता है। उस केशिका गुच्छ में अविवाही धमनिका यूरिया युक्त रुधिर लेकर आती है तथा अपवाही धमनिका वहां से रुधिर को बाहर ले जाती है। साथ ही मैंने ये कहा था कि जो केशिका गुच्छ है उसकी जो भित्ति होती है उस भित्ति में 0.1 माइक्रोन एम व्यास के अनेकों छिद्र पाए जाते हैं, जिससे झिल्ली की पारगम्यता सामान्य रुधिर केशिका भित्ति की अपेक्षा या तुलना में 100 से 1000 गुना अधिक हो जाती है। इस कारण से केशिका गुच्छ से जो ब्लड के प्लाज्मा में तरल पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो छनकर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। साथ में मैंने ये भी बोला था कि जब हम केशिका गुच्छ में ब्लड की इंडेंस को देखते हैं तो उस समय क्या होता है कि केशिका गुच्छ में जाने वाली जो अविवाही धमनिका होती है उसका व्यास अपवाही धमनिका से ज्यादा होता है, इसलिए रुधिर तेज गति से अविवाही धमनिका के अंदर प्रवेश करता है, लेकिन उसी गति के साथ अपवाही धमनिका से बाहर नहीं निकलता। इस कारण से केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस में GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन जाता है, जो अधिक होता है 70 mmHg होता है। इस कारण से जो केशिका भित्ति है उसमें से पदार्थ छनकर के कहां पर आते रहते हैं? बोमेन कैप्सूल की गुहा में। मैंने आपको बताया था कि जो केशिका गुच्छ होता है उस केशिका गुच्छ से जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड प्रोटीन होती है, कॉलाइडी पदार्थ होते हैं, वो नहीं छन पाते हैं। और जो कॉलाइडी पदार्थ होते हैं वो ब्लड में BCOP, ब्लड कॉलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो एक विपरीत प्रेशर होता है GHP के अगेंस्ट, वो लगभग 30 mmHg का क्रिएट करते हैं। और इसी प्रकार से बोमेन कैप्सूल की गुहा में जो निस्यंद होता है वह निस्यंद भी एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसे हम EFP कहते हैं। अर्थात वो इफेक्टिव क्या होता है? प्रेशर होता है, जिसको हम इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर कह रहे होते हैं, जो 20 mmHg होता है। ये दोनों प्रेशर को हम GHP में से माइनस कर देते हैं। अतः ग्लोमेरुलर तरल पर 20 mmHg का
जो शुद्ध प्रभावी निस्यंदी प्रेशर होता है वो लगा रहता है और इस कारण से लगातार केशिका गुच्छ से पदार्थ छनते रहते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं एक सिंपल वे में परानिस्यंदन की परिभाषा के बारे में कि जो केशिका गुच्छ होता है उसमें से तरल प्लाज्मा और उत्सर्जी पदार्थों का बोमेन कैप्सूल की गुहा में छनकर आना परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है। दूसरा चरण था जिसका नाम था चयनात्मक पुनरावशोषण। चयनात्मक का मतलब होता है सेलेक्टिव, जो लाभदायक होते हैं। देखिए जो निस्यंद बनता है, जो फिल्ट्रेट बनता है, उसमें बहुत अधिक पानी की मात्रा होती है, उसमें बहुत अधिक ग्लूकोज होता है, उसमें यूरिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है, उसमें आपका क्या नाम है विटामिन भी होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे आपके लवण भी होते हैं, आयरन भी होते हैं, जिसमें कैल्शियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है। अब देखिए इन सभी को अगर निस्यंद के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो भी शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो रुधिर में पानी होता है उसका लगभग 95% भाग छन करके आ जाता है निस्यंद में, लेकिन यूरिन में केवल 0.8% पार्ट ही परिवर्तित होता है। इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि जो निस्यंद होता है उस निस्यंद से लाभदायक पदार्थों का वृक्क नलिकाओं की उपकला कोशिकाओं के द्वारा पुनः अवशोषित कर केशिका गुच्छ के रुधिर में पहुंचाना वर्णात्मक या चयनात्मक पुनर्अवशोषण कहलाता है। ये चयनात्मक पुनर्अवशोषण या वर्णात्मक पुनर्अवशोषण की क्रिया वृक्क नलिकाओं के विभिन्न भागों में पाई जाती है, जिसमें सबसे पहला नाम हम ले रहे होते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका का। मैंने आपको बताया था समीपस्थ कुंडलित नलिका की आंतरिक भित्ति पर बहुत सारे सूक्ष्मांकुर लगे होते हैं, माइक्रोबिलाई लगे होते हैं, और जो माइक्रोबिलाई या सूक्ष्मांकुर होते हैं या बिलाई होते हैं उनके कारण उसमें ब्रश बॉर्डर जैसा बन जाता है, जो सामान्य झिल्ली की अपेक्षा लगभग 20 गुना अवशोषण क्षमता बढ़ा देता है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका की जो उपकला कोशिकाएं होती हैं वो निस्यंद से लाभदायक पदार्थों को, जिसमें हम नाम दे रहे होते हैं ग्लूकोज का, नाम दे रहे होते हैं अमीनो एसिड का, नाम दे रहे होते हैं विटामिन का, नाम दे रहे होते हैं आयंस का, उन्हें पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और उनके रीएब्जॉर्प्शन में जो एनर्जी कंज्यूम होती है, जो एनर्जी खर्च होती है, वह एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी से, और एटीपी कहाँ से बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, अर्थात समीपस्थ कुंडलित नलिका की उपकला कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अर्थात समीपस्थ कुंडलित नलिका में जो फिल्ट्रेट होता है उसका लगभग 60 से 80% उसमें से पदार्थों को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। इन पदार्थों का अवशोषण वृक्कीय दहली मान के अनुरूप होता है, रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू के अनुरूप होता है। और जो रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है ये 3 प्रकार की होती है। रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू की परिभाषा होती है किसी भी पदार्थ का रुधिर में अधिकतम सांद्रता पर पाया जाना, यह उस पदार्थ का रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू कहलाता है। इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, एक होता है हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू, दूसरा होता है लो थ्रेशोल्ड वैल्यू, तीसरा होता है लो थ्रेशोल्ड वैल्यू। हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब होता है कि वृक्क नलिकाओं में जो निस्यंद होता है उससे संपूर्ण या पूर्ण रूप से पदार्थों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसमें आपको बताया गया था, जिसमें हम नाम किसका दे सकते हैं, ग्लूकोज का दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरा नाम दिया था
लो थ्रेशोल्ड वैल्यू इसमें होता है कि जो वृक्क नलिकाओं के अंदर निस्यंद होता है उससे कम मात्रा में पदार्थों को एब्जॉर्ब किया जाता है, इसमें नाम दे दिया था जल का। इसके पश्चात एक नाम आया था ए थ्रेशोल्ड वैल्यू, जिसमें ये कहा गया था कि निस्यंद से बिल्कुल भी पदार्थों को अवशोषित नहीं किया जा सकता है, जिसमें आपका यूरिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है, क्रिएटिनिन हो सकती है। ठीक है, इसके पश्चात सेकंड भाग आता है हेनले के लूप में पुनरावशोषण की क्रिया। अब देखिए, समीपस्थ कुंडल नलिका से जो निस्यंद है उसका लगभग शेष बचा हुआ 35% भाग कहां पर आता है? हेनले के लूप में। और हेनले के लूप को मैंने बताया था यू आकार की संरचना होती है वृक्क नलिका के मध्य में, जिसमें एक अवरोही भुजा और एक आरोही भुजा। तो जब हम अवरोही भुजा में अवशोषण देखते हैं हेनले के लूप की में, तो जो 35% शेष बचा हुआ निस्यंद होता है वो आ जाता है। और इस निस्यंद में अगर हम देखें तो ब्लड जो प्लाज्मा है तथा निस्यंद है, इसकी परासनीयता लगभग बराबर होती है। और वो किसके कारण होती है? सोडियम, पोटेशियम और इसके साथ साथ क्लोराइड के कारण। इसलिए ये कैसे हो जाते हैं? समपरासनीय हो जाते हैं। लेकिन होता ये है कि इसकी जो भित्ति होती है वो जल के लिए पारगम्य होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन के लिए कम पारगम्य होती है। इसलिए यहाँ से जल का लगभग अवशोषण हो जाता है। इस कारण जो निस्यंद होता है वो अति पराशारी हो जाता है। इसके बाद अवरोही भुजा से वह निस्यंद कहाँ पर जाएगा? हेनले की लूप की आरोही भुजा में। और हेनले के लूप की जब आरोही भुजा में वो पहुंचता है तो आरोही भुजा की जो पतली भित्ति होती है वह सोडियम और क्लोराइड की प्रति कैसी होती है? पारगम्य होती है, और जल के प्रति अपारगम्य होती है। इसलिए सोडियम और क्लोराइड वहाँ से निकलकर जल में विसरित हो जाते हैं और विसरण के माध्यम से रुधिर में चले जाते हैं। और इस कंडीशन में वहाँ पर संपरासनीयता दिखाई दे रही होती है। लेकिन आरोही भुजा की जो मोटी भित्ति होती है वो जल, यूरिया और कुछ अन्य विलेय पदार्थों के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन सोडियम और क्लोराइड के प्रति पारगम्य होती है। और ये सोडियम और क्लोराइड निकलकर मेड्यूलरी टिश्यूज में चले जाते हैं। और इस कारण से यहाँ पर जो निस्यंद होता है वह अल्प पराशारी हो जाता है। कैसा हो जाता है? हाइपोटोनिक। इसके पश्चात थर्ड पार्ट आता है दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं में पुनरावशोषण। दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं में सोडियम तथा क्लोराइड का पुनरावशोषण होता रहता है। इस नलिका में जल का लगभग 19% भाग अवशोषित कर लिया जाता है। इसके पश्चात जो निस्यंद शेष बचता है वह कहाँ पर जाना चाहिए? संग्रह नलिकाओं में। तो नेक्स्ट जो 4 पॉइंट होता है उसे हम कह रहे होते हैं संग्रह नलिकाओं में पुनरावशोषण। संग्रह नलिकाओं में जब पुनरावशोषण की क्रिया होती है तो हम ये कह रहे होते हैं कि संग्रह नलिकाओं में भी जल का निस्यंद से पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। इसलिए निस्यंद गाढ़ा हो जाता है, अति परासरणीय हो जाता है, और तब हम उस निस्यंद को संग्रह नलिका के अंदर मूत्र या यूरिन कह सकते हैं। क्योंकि संग्रह नलिका ही तो किस में खुलेगी? रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस किसका भाग है? मूत्र वाहिनी का। इसका मतलब है मूत्र वाहिनी में मूत्र को तो भेजा जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए हम ये भी कह रहे होते हैं कि संग्रह नलिका का जो प्रारंभिक भाग होता है ये तो जल के लिए पारगम्य, लेकिन जो अंतिम भाग होता है वो यूरिया के लिए भी कुछ पारगम्य होता है। जो यूरिया वहां से निकलकर मेड्यूलरी टिश्यूज में जाकर के परासरणीयता को बढ़ा देता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो स्टेप होता है उसको हम नाम दे रहे होते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन या स्रावण। अर्थात हम ये कह रहे होते हैं कि रुधिर में कुछ ऐसे हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें पिगमेंट्स होते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, यूरिक एसिड होता है, हिप्यूरिक एसिड होता है, जिनका ग्लोमेरुलस में या केशिकीय गुच्छ में
केशकीय गुच्छ निस्यंदन के साथ फिल्ट्रेशन या निस्यंदन नहीं होता, इसलिए इन्हें जो हैनले के लूप होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, इनमें पाई जाने वाली जो उपकला कोशिकाएं होती हैं वे उन्हें अवशोषित कर लेती हैं और सक्रिय अभिगमन के द्वारा वृक्कीय नलिकाओं की गुहा में डालती रहती हैं या मुक्त करती रहती है। इस क्रिया को हम क्या कह रहे होते हैं? सीक्रेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, इसका देखिए सिंपल एक मैं आपको क्या नाम है एग्जांपल देना चाहूँगा। कई बार आपने देखा होगा एक कैप्सूल होता है जिसको हम कह रहे होते हैं कोवाडेक्स 4 या एक होता है बीकासूल कैप्सूल। अधिकतर लोग इसको पेट साफ करने के लिए या पेट के डाइजेशन को सही करने के लिए खा लेते हैं। तो देखिए जब भी कोई बीकासूल कैप्सूल को खाता है तो उसके बाद उस व्यक्ति की जो यूरिन होती है वो डार्क पेल हो जाती है। कैसे रंग की हो जाती है? गहरे पीले रंग की हो जाती है। जबकि सामान्य रूप से जो यूरिन होता है ह्यूमन का वो कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और वो हल्का पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया था कि कुछ पिगमेंट या कुछ मेडिसिन या कुछ ड्रग्स, तो देखिए जो बीकासूल कैप्सूल के अंदर जो ड्रग्स होती हैं वो ड्रग्स रुधिर में पहुंचने के पश्चात केशिका गुच्छ से फिल्टर नहीं होती। इसलिए ऐसी ड्रग्स को क्या किया जाता है? जो समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैनले के लूप और समीपस्थ के साथ साथ दूरस्थ कुंडलित नलिका की उपकला कोशिकाएं होती हैं वो उसे ब्लड से डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्योंकि चारों तरफ क्या होता है? वासा रेक्टा लगा होता है, तो वासा रेक्टा से वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं और उसे अवशोषित करने के पश्चात सीधे सीधे वृक्क नलिका में जो निस्यंद जारा होता है उस फिल्टेट में डाल देती है। इसलिए उस फिल्टेट का रंग कैसा हो जाता है? डार्क पीला हो जाता है। ठीक है ना? तो मैंने क्या बताया था सीक्रेशन में कि रुधिर के अंदर कुछ ऐसे हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, यूरिक एसिड होता है, इसके साथ साथ अगर आप कहोगे तो हिप्यूरिक एसिड होता है। ये ग्लोमेरुलर से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के साथ नहीं चल पाता, इसलिए इन्हें हैनले के लूप, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका की उपकला कोशिकाएं एब्जॉर्ब करके वृक्क नलिकाओं की गुहा में डायरेक्ट इनको रिलीज करती रहती हैं या मुक्त करती रहती हैं या डालती रहती हैं। इसी क्रिया को हम नलिकीय स्रवण या ट्यूबुलर सीक्रेशन कह देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो मूत्र निर्माण की क्रिया है कितने चरणों में पूरी हुई? 3 चरण में। पहला क्या बताया था मैंने? परानिस्यंदन या अल्टा फिल्ट्रेशन। दूसरा क्या बताया था? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जो समीपस्थ कुंडलित नलिका में होगा, हैनले के लूप में होगा, दूरस्थ कुंडलित नलिका में होगा और संग्रह नलिकाओं में होगा। तीसरा जो स्टेप है वो बताया था अभी अभी सीक्रेशन या ट्यूबुलर सीक्रेशन, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? श्रावण कह रहे होते हैं। अब देखिए बोमेन कैप्सूल को अगर आप बना करके देखें तो उस बोमेन कैप्सूल से ही ये तीनों स्टेप अपने आप समझ में लगभग आ जाते हैं। ठीक है ना? लगभग जो स्टेप्स हैं वो केवल किसके द्वारा समझ में आ जाते हैं? बोमेन कैप्सूल के डायग्राम के द्वारा। जबकि मैंने पूरी की पूरी वृक्क नलिका का आपको डायग्राम बना करके बताया था और उसके सारे के सारे जो विभिन्न पार्ट है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए इसके पश्चात हम यहाँ पर इसको एक एक करके फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ था पहले वाले वीडियो में। पहले वाले वीडियो में कहाँ तक किया था इसको? समीपस्थ कुंडलित नलिका, और उसके बाद में मैंने कहा था उसमें वृक्कीय दहलीमान जो 3 तरह का बताया था। उसके पश्चात देखिए इसमें आता है हैनले के लूप में पुनरावशोषण। ठीक है, हैनले के लूप में 2 भुजाएं होती हैं। अब मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है कि हैनले के लूप के विभिन्न भागों में पुनरावशोषण निम्नानुसार होता है, जिसमें पहली भुजा होती है अवरोही भुजा में पुनरावशोषण, क्योंकि यू आकार की भुजा होती है। उस यू आकार की भुजा में हमें इस पुनरावशोषण को दिखाना होता है। ठीक है,
तो देखिए जब यहाँ निस्यंद हो जाता बन जाता है किसमें, समीपस्थ कुंडली नलिका, तो उसके बाद ये निस्यंद या फिल्ट्रेट का शेष भाग जो लगभग 35% होता है ये किस में आ जाता है, अवरोही भुजा में आ जाता है, डेसेंडिंग लिम्स ऑफ हैले के लूप में आ जाता है। और फिर इसमें जो रुधिर प्लाज्मा है और साथ में क्या होता है निस्यंद, इन दोनों की जो परासरणीयता होती है, ऑस्मोसिटी होती है, वो लगभग बराबर होती है। इसके पश्चात देखिए सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयनों के कारण परासरणीयता पाई जाती है, आइसोटोनिक ये हो जाते हैं। इसकी भित्ति सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड के लिए कम पारगम्य तथा जल के लिए कैसी होगी, अधिक पारगम्य। तो आप बताइए निस्यंद से जल को अधिक एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो निस्यंद कैसा हो जाएगा, गाढ़ा। तब हम इस निस्यंद को क्या कह देंगे कि ये अति परासरणीय हो जाता है, अर्थात हाइपरटोनिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है देखिए आरोही भुजा में पुनरावशोषण। ये किसमें बताया था अभी, अवरोही भुजा में। दूसरा किसमें बताओगे, आरोही भुजा में। ये भुजा ऊपर की तरफ जा रही होती है। अब आप देखिए अवरोही भुजा से जो निस्यंद है ये कौन सी भुजा में आएगा, आरोही भुजा के महीन खंड में आता है। और इसकी भित्ति क्या होती है, सोडियम और क्लोराइड आयनों के लिए पारगम्य होती है। जबकि यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पर क्या था, ये कम पारगम्य, यहाँ पर क्या है, ये पारगम्य। और जल के लिए कैसी होती है, अपारगम्य होती है, जल उस झिल्ली से नहीं जा पाता है। यहाँ निस्यंद से अकार्बनिक लवणों के आयन, जिसमें आपका सोडियम और क्लोराइड होता है, पोटेशियम को भी आप लिख सकते हो, सामान्य विसरण के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इस कारण से जो निस्यंद होता है वो समपरासरणीय हो जाता है, आइसोटोनिक हो जाता है। इसके पश्चात जब निस्यंद आरोही भुजा के मोटे खंड में आता है तब इसकी जो भित्ति होती है ये भी जल, यूरिया एवं अन्य विलयों के लिए अपारगम्य होती है, अर्थात नॉन परमेबल होती है। इस कारण से इसमें सोडियम, पोटेशियम और Cl आयन सक्रिय अभिगमन के द्वारा निस्यंद से बाहर निकल जाते हैं और वृक्क मेडुला के ऊतक द्रव में पहुंचकर क्या करते हैं, ये सामान्य विसरण द्वारा रुधिर में चले जाते हैं, जिससे जो निस्यंद होता है ये अल्प परासारी हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात जो निस्यंद ये बचा अल्प परासरणीय, ये निस्यंद यहां से कहाँ आएगा, अब ये आता है दूरस्थ कुंडलित नलिका में। और फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका इस निस्यंद से क्या करेगी, सोडियम और क्लोराइड का पुनरावशोषण जारी रखती है, अर्थात इसमें भी इनका अवशोषण होता रहता है तथा इस भाग में जल का केवल 19% भाग ही अवशोषित किया जाता है। कौन से वाले भाग में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में। इसके पश्चात आता है चौथा जो लास्ट पार्ट है, संग्रह नलिका में पुनरावशोषण। अब देखिए यहाँ पर निस्यंद से जो अवशोषण हुआ है उसके पश्चात जो निस्यंद रिमेनिंग जो फिल्ट्रेट है ये किस में पहुंचेगा, कलेक्टिंग डक्ट में या संग्रह नलिका में जाएगा। और संग्रह नलिका में जब ये पहुंच जाता है तो इस भाग के द्वारा निस्यंद से जल के अणु का पुनः अवशोषण किया जाता है, जिस कारण से जो निस्यंद होता है ये कैसा हो जाता है, अति परासरणीय हो जाता है, जिसे वास्तव में हम किस नाम से जानते हैं, यूरिन। यूरिन का मतलब होता है मूत्र कह सकते हैं। संग्रह नलिका का जो अग्र भाग होता है इसकी जो भित्ति होती है ये जल के अणुओं के लिए तो कैसी होती है, कुछ पारगम्य होती है। कैसी होती है, पारगम्य होती है। लेकिन इसका जो अंतिम भाग होता है या संग्रह नलिका का जो अंतिम भाग होता है ये यूरिया के लिए पारगम्य होता है, जिससे यूरिया यहाँ से निकलकर मेडुला के ऊतक द्रव में पहुंचकर उसकी परासरणता को बढ़ा देता है या उसकी परासरणीयता बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात तीसरा जो स्टेप है ये है स्रवण या सीक्रेशन।
ये जो सीक्रेशन है इसको हम ट्यूबुलर सीक्रेशन कह रहे होते हैं, क्योंकि वृक्क नलिका है वो क्या है, एक रीनल ट्यूब होती है, इसलिए इसको हम रीनल सीक्रेशन या ट्यूबुलर सीक्रेशन भी कह सकते हैं। अर्थात जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, इस रुधिर से कुछ हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ, जिनमें हम रंगा पदार्थ की बात कह सकते हैं, कुछ ड्रग्स की बात कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी बीकासूल का आपको क्या नाम है एग्जाम्पल बताया था, यूरिक अम्ल होता है, प्यूरिक अम्ल होता है, ये सारे के सारे परानिस्यंदन के समय ग्लोमेरुलर निस्यंद में नहीं छन पाते हैं, फिल्टर नहीं हो पाते। इसलिए क्या होता है, हैले का जो लूप होता है, समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं की जो उपकला कोशिकाएं होती हैं, ये उपकला कोशिकाएं इन अवशिष्ट पदार्थों को, जिनको आपने ये नाम दे रखा है उत्सर्जी पदार्थ, क्या करती हैं, सक्रिय अभिगमन के द्वारा वृक्क नलिकाओं की गुहा में मुक्त करती रहती हैं। इसे नलिकीय श्रावण या इसको ट्यूबुलर सीक्रेशन कह देते हैं। कौन सा सीक्रेशन कह रहे होते हैं, ट्यूबुलर सीक्रेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूरिन फॉर्मेशन का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमें बोमेन कैप्सूल का डायग्राम बना करके तीनों को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आता है, देखिए लिखा हुआ है मानव के अन्य उत्सर्जी अंग। मानव के मुख्य उत्सर्जी अंग में क्या क्या बताया था आपको, मुख्य उत्सर्जी अंग में वृक्क बताया था, लेकिन अन्य उत्सर्जी अंग में एक तो हम किसका नाम ले रहे होते हैं, स्किन का, दूसरा नाम लेते हैं लंग्स का, तीसरा नाम किसका ले रहे होते हैं, लीवर का। तो जो स्किन होती है मानव की त्वचा में बहुत सारी श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, पसीने की ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं ये क्या करती हैं, पसीने के साथ जो अतिरिक्त जल होता है और जो नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको एलिमिनेट करती रहती हैं, या उनका एलिमिनेशन या निष्कासन करती रहती हैं। आपने देखा भी होगा जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारी स्किन से उतना ही पसीना ज़्यादा निकलता है, क्योंकि ये हमारे अंदर एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस भी है, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना ज़्यादा आएगा, और वो पसीना जब स्किन की सतह से निकलता है तो कूलिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ पसीने में अतिरिक्त पानी भी होगा, कुछ लवण भी होते हैं, जिसके कारण ये आपने देखा है नमकीन होता है, और इसके साथ साथ कुछ इसमें नाइट्रोजनी पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आता है दूसरा लंग्स। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान लंग्स के द्वारा किसका निर्माण होता है, CO2 का, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ होता है, जिसे श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। बाहर का मतलब है वातावरण में या एटमॉस्फेयर में इसे निकाल दिया जाता है। इसके पश्चात आता है लीवर। लीवर भी एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। लीवर में पाई जाने वाली जो हेपेटोसाइट्स होती है, लीवर सेल्स होती है, ये लीवर सेल्स क्या करती है, ये लीवर सेल्स एमिनो अम्ल के जो नाइट्रोजनी भाग होते हैं या आवश्यकता से अधिक जो एमिनो अम्ल होते हैं उनके जो नाइट्रोजनी भाग होते हैं उनको अमोनिया में बदल देते हैं। अर्थात हमारे लीवर के अंदर जो हेपेटोसाइट्स होती हैं ये डीएमिनेशन की क्रिया के द्वारा एमिनो एसिड को अमोनिया में परिवर्तित कर देती हैं। अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही पॉइजनस है, बहुत अधिक विषाक्त होती है, इसलिए शरीर से इसे तुरंत निकाला जाना चाहिए या फिर इसको कम हानिकारक दूसरे पदार्थ में परिवर्तित कर लेना चाहिए। तो लीवर हमारा क्या करता है, फिर इस अमोनिया को यूरिया के साथ क्रिया करा, वो अमोनिया को किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करा के कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में परिवर्तित कर देता है, और यूरिया ब्लड के द्वारा कहाँ पर पहुंच जाता है, वृक्क या किडनी में, और किडनी में फिर वृक्क नलिकाओं की जो यूरिन बनती है, वृक्क नलिकाओं में जो यूरिन बनती है उस यूरिन के द्वारा इस यूरिया को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। साथ ही हम कह सकते हैं कि लीवर में पिगमेंट या जिनको हम बाइल पिगमेंट या पित्त वर्ण कह रहे होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये भी बनाए जाते हैं। इसीलिए हमारे शरीर में लीवर को डिटॉक्सिफाइड ऑर्गन कहा जाता है, निराविशीकरण अंग कहा जाता है।
ये क्या करता है, जो टॉक्सिन्स बनते हैं बॉडी में उनको कम हानिकारक पदार्थ में बदलता रहता है, अर्थात उनका डिटॉक्सिफिकेशन करता रहता है। इसलिए हम इसको डिटॉक्सिफाइड ऑर्गन या निराविषीकरण अंग कह देते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि यकृत की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं शरीर में आवश्यकता से अधिक जो एमिनो अम्ल हैं उनके नाइट्रोजनी वाले भाग को किसमें चेंज कर देती हैं, अमोनिया में, और फिर अमोनिया को कम हानिकारक किसमें, यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो मूत्र के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। पित्त वर्णकों का भी निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है, जिनमें मैंने नाम बताए थे आपको, बाइल पिगमेंट, और जो एक बिलीरुबिन के रूप में होता है और एक बिलीवर्डिन के रूप में होता है। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपसे पूछा जाता है एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल का मतलब क्या होगा कि हम भोजन में प्रोटीन को भी लेते हैं, और प्रोटीन जब जाकर के डाइजेस्ट होगा तो वो प्रोटीन निभायिका शिरा के द्वारा या निभायिका तंत्र के द्वारा लीवर में पहुंचती है, और वो प्रोटीन एमिनो अम्लों के रूप में परिवर्तित होकर के तब एमिनो अम्ल का डीएमिनेशन होकर के अमोनिया, और अमोनिया यूरिया बनाती है, किसके साथ मिलकर के, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के। ठीक है ना, इसलिए आपने देखा होगा जहाँ पर लगातार यूरिन को क्या नाम पिसिंग की जाती है तो वहाँ से बहुत ही तीक्ष्ण गंध आती है, और वो गंध अमोनिया की होती है, क्योंकि CO2 क्या होता है वहाँ से उड़ करके कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में। ठीक है ना, ओके।